नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर 17 और इसका शीर्षक है सांस सांस में बास। ये एनसीईआरटी हिंदी क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हिंदी का कोर्स हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने सारे चैप्टर्स बहुत ध्यान से पढ़े होंगे और उनको समझने की कोशिश की होगी। आइए अब ये लास्ट चैप्टर भी हम इसका कंप्लीट कर लेते हैं। एक जादूगर थे चंग लनवा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। तो इस चैप्टर में बात कर रहे हैं हम एक जादूगर की जिनका नाम है चंग लनवा। ठीक है, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े करतब दिखाए थे। किस तरीके के करतब दिखाए उन्होंने? जैसे जादूगर दिखाते हैं। ठीक है, जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। तो उन्होंने जब वो मरे तो मरने से पहले उन्होंने लोगों को कहा कि तुम मुझे जब दफनाओगे मरने के बाद तो उसके 6ठे दिन मेरी कब्र को खोदना, वापस से खोदना, और वहाँ तुम्हें कुछ नया मिलेगा। यानी कि वो ऐसे जादूगर थे जो जीते जी तो उन्होंने खूब सारे करतब दिखाए, मरने के बाद भी उन्होंने लोगों को कहा कि मेरी कब्र में भी तुम्हें कुछ नया मिलेगा। कहा जाता है कि मौत के 6ठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन। ठीक है, तो उनके मरने के बाद उनके 6ठे दिन उनकी कब्र को खोदा और उसमें से क्या निकला? बांस की टोकरियों के डिज़ाइन निकले। यानी बांस की जो टोकरियाँ होती है, आप लोगों ने देखी होगी, किसी किसी घर पे भी होगी, उनकी कई डिज़ाइनें होती हैं। तो उनमें से उन टोकरियों के डिज़ाइन निकले। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। जब हम कोई नई चीज़ देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वैसी बनाए और फिर हम उसमें अपना भी दिमाग ऐड कर सकते हैं, तो एक नई चीज़ बन जाती है, नया डिज़ाइन ईजाद हो जाता है। ठीक है, तो क्या किया कि लोगों ने पहले उसकी नकल की और उसके बाद उसके नए डिज़ाइन बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। बहुतायत मतलब अधिकता में होता है, खूब बांस पैदा होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कौन से होते हैं? उत्तर और पूर्व, यानी कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सब हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आता है। तो जो 7 सिस्टर्स है, 7 राज्य हैं, उनमें बांस खूब उगता है। 7 सिस्टर्स में हमारे आते हैं ये अपना नागालैंड, मणिपुर, ये सारे जो हैं वो 7 सिस्टर्स में आते हैं। जैसे आप मैप में देखोगे तो वो अलग ही नज़र आते हैं 7 सिस्टर्स में हमें। इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का बहुत चलन भी खूब है। अब वहाँ पे बांस खूब होता है तो बांस की चीज़ें भी खूब बनती है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। जिस जगह पे जो चीज़ ज़्यादा होती है उससे वो लोग कुछ नया बनाते हैं, और जब वो दूसरी जगह के लोगों को मिलती है तो वो उनके लिए एक यूनिक चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे उस तरीके का एक बिजनेस सेटअप हो जाता है कि वहाँ ऐसी चीज़ें मिलती है, वहाँ ये बनाया जाता है। ठीक है, सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है, क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो बांस की टोकरियों से, बांस की डिज़ाइनों से बहुत अच्छा चलता है। यहाँ हम खासतौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि 7 सिस्टर्स में मणिपुर, नागालैंड सब आते हैं, तो उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, नागालैंड के बारे में आपने सुना होगा, पहले भी आपके क्या कहते हैं 5th क्लास में आपके जो मैप था, मैप तो हम पढ़ते ही है ना, वैसे भी मैथ्स का आगे भी पढ़ना ही होगा, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा नागालैंड के बारे में। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। तो नागालैंड के निवासी क्या करते हैं? बांस की खूब सारी चीज़ें बनाते हैं। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। यानी कि जब से इंसान ने हाथ का इस्तेमाल करके, मशीनों का नहीं, हाथ का इस्तेमाल करके कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस का यूज़ तब से होता है। जैसे चटाई हुई, और भी चीज़ें होती हैं ना, मुड्डे वुड्डे, कई चीज़ें होती हैं जो बांस से बनती है। अब तो सोफ़े वगैरह भी बनते हैं। आवश्यकता के अनुसार इनमें बदलाव हुए और अब भी हो रहे हैं। जैसे जैसे जिस जिस चीज़ का चलन होता है उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपनी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, जैसी जैसी समय की मांग होती है। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलियानुमा चीज़ें बनाई होगी। तो बांस की बुनाई, तो बांस की बुनाई कोई अलग से बुनाई नहीं होती है। जैसे हम पलंग बुनते हैं या कुर्सियाँ बुनते हैं कैनिंग की, वो सारी बुनाई उसी तरीके की है जिस तरीके की बांस की बुनाई होती है। ठीक है, तो बांस की जो बुनाई का रिश्ता है उस समय से जब इंसान ने भोजन इकट्ठा किया था। जैसे आपके जो ज्योग्राफी नहीं हिस्ट्री के चैप्टर्स है उसमें एक शब्द आया गैदरर। ठीक है, तो जो गैदरर कौन है? जो इकट्ठा करते हैं। और क्या क्या चीज़ें इकट्ठा करते थे? वो लोग खाना इकट्ठा करते थे, प्लांट्स की सीड्स वगैरह इकट्ठा करते थे।
ठीक है, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे। तो उन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने क्या किया होगा, डलिया नुमा चीज़ें बनाई होगी जिनमें वो उनको स्टोर कर सके। जैसे आप किसी मॉल में जाते हो तो आप क्या करते हो, एक तो हैंड वाली वो आपकी बकेट होती है, बास्केट होती है, या तो आप वो ले लेते हो, या एक ट्रॉली होती है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ उठाने के लिए, ये तो है नहीं आपके दोनों हाथों में सब चीज़ें समा जाएगी, तो आपको कोई ऐसी चीज़ लेनी पड़ती है जिसमें आप उन सब चीज़ों को स्टोर करते जाएँ और फिर आप उनका घर लाने में आपको एक बैग में डाल के आसानी रहे। तो उस समय के इंसान ने भी क्या किया होगा, एक डलियानुमा चीज़ बनाई होगी और उस चीज़ों को डालने के लिए, जो उन्होंने इकट्ठा किया उनको डालने के लिए ये चीज़ें बनी होंगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बया का घोंसला कैसा होता है, आपने किसी ने देखा है? बया के घोंसले की बुनाई सबसे सुंदर होती है। कहते हैं इंसान भी इतना सुंदर घोंसला नहीं बना सकता जितना बया बनाती है, और सिर्फ अपनी चोंच से बनाती है। उसकी बुनाई गजब की होती है। ठीक है, तो जिस तरीके से बया अपने घोंसले की बुनाई करती है, तो ये तरकीब जो है ना बुनने की, एक दूसरे में फंसाने की, जिससे बुनाई होती है, ये तरकीब वहीं से हाथ लगी हो। बाँस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती, बाँस की खपच्चियों से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती है। जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती बाँस से बहुत तरह की चीज़ें बनती है। जैसे चटाइयाँ हो गई, टोपियाँ हो गई, हैट्स जिसे कह सकते हैं, टोकरियाँ हो गई, घरों में भी काम आती हैं टोकरियाँ। पूजा पाठ में भी मंदिरों में हम लोग पहले लेके जाया करते थे, तब बाँस की टोकरियाँ खूब चलती थी। बर्तन, बाँस के बर्तन भी बनते हैं। बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, मतलब सजावटी सामान हो गया। फर्नीचर बनता है, मैंने पहले बताया था, सोफ़ा वगैरह भी बनता है। सजावटी सामान सजाने की वस्तु होती है ना, शो पीस वगैरह। जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। यानी कि बाँस को पुल भी बनाया जा सकता है, इतना अच्छा पुल बनाया जा सकता है कि वो इंसानों का वजन झेल ले। किसी चीज़ का जाल, मछली पकड़ने का, इस तरह मकान में भी कई जगह बाँस का प्रयोग किया जाता है और खिलौने भी उससे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल बाँस टोकरियों में ही काम आ रहा है, बाँस कई जगह काम आ रहा है। ठीक है, फिर अभी हम ये पढ़ लेते हैं पहले, बाँस से मेरा रिश्ता। बाँस का ये झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। बाँस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बाँस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। बाँस का कोयला जलाता हूँ। बाँस का अचार खाता हूँ। बाँस के पालने मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बाँस की टोकरी के जरिए पाई, और फिर अंत में बाँस पर ही लिटाकर मुझे मरकट ले जाया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात इन्होंने इसमें कवि ने, जो लेखक है उन्होंने कही है कि बाँस से मेरा जो रिश्ता है, एक इंसान का जो रिश्ता है, केवल उनका नहीं, एक इंसान का जो रिश्ता है, वो बचपन से लेकर और जब तक वो मरता है तब तक रहता है। कैसे कि बाँस के झुरमुट से वो आदमी बिजनेस कर सकता है और अमीर बन सकता है। बाँस से वो अपना घर भी बना सकता है। बाँस के बर्तन और औजार भी इस्तेमाल कर सकता है। सूखे बाँस को ईंधन में जला के अपना खाना बना सकता है और बाँस का कोयला भी जला सकता है। बाँस का अचार भी बनता है, यानी कि खाने के काम भी आता है। बाँस के पालने में बचपन गुजरा। पालना तो आप लोग जानते हैं ना, छोटे बच्चों को लिटा के झुलाते हैं। और पत्नी भी तो मैंने बाँस की टोकरी के जरिए पाई, यानी कि वहाँ पे टोकरी का बिजनेस ज़्यादा है, तो बाँस की टोकरी के जरिए ही मैंने अपनी पत्नी को पाया। और अंत में बाँस पर लिटाकर मुझे मरघट ले जाया जाएगा। मरघट मतलब शमशान में ले जाएगा। शमशान मतलब क्या होता है, जहाँ किसी मरे हुए व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कवि हैं, इन्होंने बाँस का बहुत ही खूबसूरत बयां किया है और इसको हमें समझना चाहिए। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। जाल, जैसा मैंने कहा कि मछली वगैरह पकड़ने के लिए भी एक जाल बनाया था, वो भी बाँस से बनता है और उस जाल को क्या कहते हैं, जकाई कहते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है। जैसे जो छोटी मछलियाँ हैं उसको ऊपर रख देते हैं और जाल के अंदर मछलियाँ आ जाती है। फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। ठीक है, उसके अंदर उसको डाला ताकि वो, और फिर उसे खींचेंगे। बाँस की कपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे शंकु का आकार ले लें। इस शंकु के ऊपर सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर कपच्चियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो। ठीक है, ये जो चित्र हमें बता रहा है, इस तरीके से इनको क्या करेंगे, इसको पानी में डुबो देंगे तो मछलियाँ इसके अंदर चली जाएंगी और फिर इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो वो पानी निकल जाएगा और मछलियाँ उसमें रह जाएंगी। ठीक है,
खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोगों ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। आपने कभी सोचा होगा कि असम में जो चाय के बागान होते हैं उनकी आप फ़ोटो निकाल के देखो, या उनकी जो फिल्मों में वहाँ की शूटिंग होती है उसमें भी आप देख सकते हो। तो वो क्या करते हैं, एक बांस की बहुत बड़ी टोकरी होती है जो उनकी पीठ पर बंधी रहती है, उसमें क्या करते हैं वो पत्ते तोड़ते जाते हैं और दोनों हाथों से पीछे डालते जाते हैं। ठीक है, तो वो किसकी बनी होती है, वो बांस की बनी होती है। और असम के चाय बागानों के चित्रों में लोग क्या करते हैं, बांस की टोपियाँ पहन के फ़ोटोज़ खिंचाते हैं या वहाँ पर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये बांस की टोकरियाँ, क्योंकि बांस वहाँ पर खूब होता है तो वहाँ के लोग इसका बिजनेस करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे सबसे पहले बांस की टोपियाँ खरीदेंगे और उनके साथ फ़ोटो खिंचाएंगे। यही करते हैं ना हम लोग। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों में बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। ठीक है, जुलाई से अक्टूबर का मतलब होता है कि खूब सारी बारिश वहाँ पर होती है, लोगों के पास खूब सारा खाली टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम में खेती नहीं हो रही होती है शायद। ठीक है, और इसलिए लोग क्या करते हैं, वहाँ आसपास जाके बांस इकट्ठा करते हैं। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। ठीक है, बांस की भी उम्र देखी जाती है कि वो 1 से 3 साल के बीच में होना चाहिए। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। अगर कोई बांस ज़्यादा पुराना है तो वो सख्त हो जाता है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ बनानी है तो बांस इतना ही हो कि 1 से 3 साल तक का हो। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो इस चित्र में, ये देखिए यहाँ गांठ लगी है, यहाँ गांठ लगी है, यहाँ गांठ लगी है। तो ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर होती हैं। ठीक है, दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। ठीक है, दाव वहाँ की लोकल लैंग्वेज का शब्द है और इसका मतलब होता है चौड़े चांद जैसी फाल वाले, मतलब जो चांद जैसा दिखता है, हाशिया जिसे कह सकते हैं, उस टाइप के चाकू से इन्हें छीलकर इनकी खपच्चियाँ तैयार की जाती है। खपच्चियाँ मतलब जिनको एक दूसरे में हम फंसाएंगे। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है कि कितनी लंबाई इनकी रखनी है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। ठीक है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियाँ काटी जाए। ठीक है, अगर कोई छोटी चीज़ बनानी है तो छोटी छोटी खपच्चियाँ काटनी पड़ेंगी, और कोई बड़ी चीज़ बनानी है, टोकरी बनानी है, तो वो एक ही में बनानी पड़ेगी ना, नहीं तो उसमें जॉइंट आ जाएगा तो वो रुकेगी नहीं। तो 3-4 गठानों वाली, यानी कि गठान को भी साथ में लेंगे और उसके बाद फिर वो खपच्चियाँ काटी जाएगी। यानी कहाँ से काटा जाए ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, एक छोटी टोकरी बनानी है तो छोटी छोटी कपच्चियाँ काट लेंगे, और अगर उनको वो चाय की पत्ती रखने वाली एकदम गहरी बड़ी टोकरी बनानी है तो वो ज़्यादा लंबी कपच्ची काटेंगे। आमतौर पर कपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। 1 इंच छोटा सा होता है। आपके पास स्केल हो तो स्केल में आप जो बड़ी वाली साइड है, एक साइड सेंटीमीटर होता है, एक साइड इंच होता है। ठीक है, तो जो बड़ी वाली साइड है उसमें देखना 1 से 2 के बीच में है। जब लिखा है ना 1 से 2 के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, वो 1 इंच होती है। छोटी कपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती, उन्हें चीर कर पतली कपच्चियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो चौड़ी चौड़ी कपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती, उनको पतला किया जाता है। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है, यानी कि हर कोई नहीं कर सकता है, इसमें मास्टरी जिसको होती है वही कर सकता है। ये उस्तादी का काम है, मतलब जिसने इसमें महारत की है वही उसे कर सकता है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। यानी कि आप और हम अगर उन्हें काटने बैठ जाए ना तो हम एक भी नहीं काट पाएंगे। तो जो वहाँ के लोग पुश्तैनी तरीके से इस काम को कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, वही इन खपच्चियों को काट पाते हैं। और चौड़ी खपच्चियाँ काम नहीं आती, पतली पतली करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये और मास्टरी का काम हो गया। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है, यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वहाँ के लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद वो इस चीज़ को सीख जाते हैं। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में, यानी कि खपच्चियों को चिकना बनाना पड़ता है, उनकी छिलाई करनी पड़ती है। ठीक है, और दाव जो हमने बात की थी, दाव एक प्रकार का चाकू है जो चंद्राकार फाल के साथ होता है, वो यहाँ पर काम करता है। यानी खपच्ची को बाएं हाथ में रखेंगे और दाव को दाएं हाथ में, और बराबर वो काम करेगा। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। ठीक है, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से दाव को पकड़ा जाता है।
ठीक है, इस चित्र में तो नहीं बताया है कि किस तरीके से पकड़ा जाता है, लेकिन अगर आप किसी चाकू को पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे ये आप देखना। तर्जनी उंगली को दाव के एकदम नीचे रखना है और धारदार हिस्सा कपच्ची को दबाए रहता है। ठीक है, खपच्ची को दबा के छीलेंगे तभी तो वो चिकनी होगी। इस स्थिति में बाएं हाथ में खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। ठीक है, उसको दबाकर बाहर की तरफ अगर खींचेंगे तो उसमें चिकनाई आती चली जाएगी और उसका ऊपर का जो रफ सरफेस है वो कम हो जाएगा। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई का काम करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि उसको आप खींचोगे, उसकी सरफेस को कि से वो जो सरफेस है उसकी रफ उसको अलग करोगे तो वो घिसाई हो जाएगी उसकी। ठीक है, और उससे क्या हो जाएगी, वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, लचीली हो जाएगी। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती ये प्रक्रिया दोहराई जाती है, यानी कि उसको लगातार उसके साथ काम करना पड़ता है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। उसके बाद उसको रंगना भी पड़ता है। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। ये देखिए, अगर उन पर कलर भी आपको चढ़ाना है तो उसके लिए भी अलग से प्रयोग करना है। तो गुड़हल, इमली की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। आम की छाल में उनको लपेट कर मिट्टी में रख दिया जाता है ताकि उनका कलर चेंज हो जाए। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए हुए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इसे चेक का डिजाइन बनता है, पलंगी निवाड़ की बुनाई की तरह। ठीक है, तो बांस की बुनाई भी वैसे ही होती है जैसे हम कोई और चीज़ बुनते हैं, जैसे पलंगी निवाड़ हो गई, एक के ऊपर एक, चेक्स जिसे हम कह सकते हैं। चेक का आपका होता है ना, चेक का शर्ट या चेक में कोई प्रिंट हो तो आप देखना, एक लाइन ऊपर होती है, फिर उसके नीचे से दूसरी लाइन आ रही होती है। तो चेक का जैसा डिज़ाइन होता है वैसी की वैसी बुनाई होती है बांस की, कोई अलग डिज़ाइन नहीं है। ठीक है, ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर या नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। यानी कि अगर चेक नहीं बना के ट्विल बनाना चाहते हैं तो 2 या 3 तानों के ऊपर से निकाल देंगे। यानी कि आप जिस तरीके से, अगर आप एक एक के नीचे निकालते हो तो चेक बनेगा, आप 2-3 आड़ी लाइनों पे से निकाल रहे हो तो दूसरी डिज़ाइन बन जाएगी। इस तरीके से केवल उनकी आड़ी और तिरछी खपच्चियों को चेंज करके कई सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ दिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। ठीक है, तो क्या होता है कि टोकरी के सिरे पर जो बस्ती है उन पर या तो खपच्चियों को चोटी की तरह गूंथ दिया जाता है या फिर उनके सिरों को काट लिया और उसी में मोड़कर फंसा दिया जाता है ताकि वो ऊपर की सरफेस पे चुभे नहीं। ठीक है, और इस तरीके से टोकरी तैयार हो जाती है। या तो आप इसको बेच सकते हो, अगर आपने बहुतायत में बनाई है तो आप इसे बेच भी सकते हो, और कुछ बनाइए तो आप घर पर काम में ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था सांस सांस में बांस, और इसके लेखक है एलेक्स एम जॉर्ज, और इसको अनुवादित किया है यानी हिंदी में लिखा है शशि शवलोक ने। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।